वो कोई लीव आए खाली देख और चालू थी। आज का जो लाइव है उसका विषय है भारत में भाषा की समस्या। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो 10 मिनट देरी से हमने शुरू किया मौसम की वजह से ये समस्या है। फिर दूसरा, सबसे पहले हम यदि शुरुआत करते हैं तो मैं उन गुरुजनों से शुरुआत करना चाहूँगा जिस गुरु से मैंने प्रेरणा ली, क्योंकि मैं मूलतः विद्यार्थी इतिहास का हूँ और भाषा हमें कितना प्रभावित करती है, भाषा की समस्या कितना प्रभावित करती है, वो जो हमारे सामने समस्या आई उसको एक व्यवहारिक रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ भविष्य हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कि क्या होगा। धरातल हमारे पैरों के नीचे है और भूतकाल हमारी पीठ पर है। आने वाले समय में इतिहासकारों को लिखना पड़ेगा कि एक कोरोना एज आया था, एक टर्निंग पॉइंट था। आने वाला समय कैसे होगा और भाषा की हमें क्या कठिनाइयाँ आएगी, मैं इसके ऊपर आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक विद्यार्थी के नाते आप सभी भाषाविद, विद्वान, कवि गण, लेखक, चित्रकार, सभी साहित्यकारों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और विषय आज का जो है भारत में भाषा की समस्या। हमें इतिहास की दृष्टि से भी और साहित्य की दृष्टिकोण से भी ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो देश है भारत, वो दुनिया में प्रकृति का एक सबसे अजीब और सबसे गजब का एक गुलदस्ता है। प्रकृति ने हमें वो चीज़ दी है जो दुनिया में ना अमेरिका के पास है ना यूरोप के पास है। दुनिया में जो 2 मौसम हैं, हमें 3 मौसम दिए प्रकृति ने। हमें मानसूनी हवाएं दी है, दुनिया में बेहतरीन हमें ज़मीन दी है, बेहतरीन हमें लोग दिए हैं। तो प्राकृतिक तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे देश पर बहुत बड़ा गर्व है। आज जो भारत है उसकी जनसंख्या यदि हम देखें तो 1 अरब 53 करोड़ और 30 लाख है, जो विश्व में 7वां स्थान है। लेकिन भाषा के हिसाब से हम देखें तो हिंदी का स्थान विश्व के अंदर 3रे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चाइनीज भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। और मैं इसको ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो हमारे देश के मुल्क जो है, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उनमें कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिन भाषाओं का कोई उपयोग नहीं है। और भाषाएं के बारे में और हमारे विद्वानों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम देश की स्थिति और उन 22 भाषाओं के बारे में देखते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो अलग अलग उनकी किस ढंग की दृष्टिकोण है, सोच है, उन लोगों का धार्मिक प्रतिबद्धता क्या है,
या नई प्रतिबद्धता के कितने लोग हैं। तो यहाँ जो कुल जनसंख्या है 22 भाषाओं के बीच में, उनमें 79.8% हिंदू है, 42.2% मुस्लिम है, 2.3% ईसाई है, 1.7% सिख है, 0.7% बौद्ध है, 0.4% जैन है और 0.9 अदर्स है। जब हम देखते हैं कि ये मुल्क कितना पुराना है, तो इतिहासकारों ने लिखा है कि 65,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मानव की कोई नस्ल आई। लेकिन वो बात भी अब जो नई तकनीकी है उससे झूठ साबित हुई और आज भारत में, मुख्यतः राजस्थान में एंडोला की ढाणी डीडवाना में जो खुदाई हुई और वो मध्यम पाषाण काल जिसका कार्बन डेटिंग 3 लाख और 90,000 वर्ष है। तो हमें इस बात पे भी गर्व होना चाहिए कि हम खूब प्राचीन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राचीनता के साथ हमें बहुत सा ऐसा ज्ञान, बहुत सा ऐसा साहित्य जो हड़प्पा कालीन और मोहनजोदड़ो से पहले का है, वो हमें नहीं मिला। मैं मेरे गुरु को भी नमन करना चाहूँगा, हरीश जी बाधानी को, जिन्होंने मेरे को साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और साहित्य से इतिहास के लिए स्रोत उठाने के लिए भी प्रेरित किया। सबसे पहले मैंने पूछा कि मैं समझना चाहता हूँ भारतीय साहित्य क्या है, पहले क्या था। तो उन्होंने मेरे को एक किताब बताई जो शायद आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। उस किताब का नाम था महायात्रा गाथा, राघे राघव, जिसने बहुत बड़ी सेवा की है हिंदी की। और 1980 में वो किताब खरीदी। जब मैंने देखा कि हमारा जो आज इतिहास हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और जो भाषा के बारे में बता रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। ये भी पढ़ाया जाता है कि संस्कृत सब भाषाओं की माँ है, हम इससे भी सहमत नहीं हैं। क्योंकि उसको समझने के लिए हमने पाणिनि की अष्टाध्याय को भी देखा, उसको भी हमने कंसल्ट किया, जिसने उसको भाषा को व्याकरण में बनाया। और जब भाषा को आप एक व्याकरण में बांध देते हैं तो लोग उसको मानते हैं या नहीं मानते, हर लोग जानते हैं या नहीं जानते, छंद क्या होता है, फलां चीज़ क्या होती है, हमें उससे कोई संबंध नहीं होता है। हम भाषा का इतना ही अर्थ समझते हैं कि कहने वाली बात को सुनने वाला समझ जाए। इससे ज़्यादा प्रवाह जो है, भाषा का प्रवाह गंगा की तरह लगातार हमें जारी रखना चाहिए, उसको प्रवाह को बहता रहना चाहिए। और दुनिया की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं से हमको सब चीज़ों का मेल ले लेना चाहिए। आज यदि भाषा की जटिलता नहीं होती भारत में, तो जो ज्ञान है हमारा प्राचीन, वो ज्ञान आम विद्यार्थियों तक पहुंचता, हमारी नई पीढ़ियों तक भी पहुंचता, हमें भी पहुंचता। लेकिन भाषा में को बांटने में जो काम किया है वो बेहुस्ताओं ने किया है। बेहुस्ताओं ने सरकार कैसे चले उसकी एक अलग भाषा है, जनता का एक अलग है। मेरे पास 1911 की एक जनगणना है, जिस जनगणना में हम यदि देखते हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति थी, तो उस समय हमारे देश की आबादी 31,34,15,300 निवासी थी। उसमें साक्षर थे सिर्फ 1,85,39,587 और निरक्षर थे 29,48,75,811। जिस देश में जनभाषा का विकास नहीं होता,
जिस देश में जनभाषा से वास्ता नहीं होता, तो भाषा चंद लोगों के लिए होती है, ज्ञान का रजिस्ट्रेशन होता है, ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित रहता है। और भारतीय ऋषियों का जो अच्छा ज्ञान है, हम पाणिनि की व्याकरण को समझना चाहे, हम यदि भारद्वाज का जो सबसे बड़ा ऋषि भारद्वाज का जो सहयोग है वेदों में, वाल्मीकि का जो सहयोग है, विश्वामित्र का जो सहयोग है, वो आखिर में आगे चाल के पदवी बन गई। हम उस साहित्य को पढ़ना चाहें तो उन्होंने आखिर में एक संस्कृत में बांध दिया, और बांधने की वजह से हम आज उस साहित्य से अनभिज्ञ हैं और हमें एक दूसरी तरफ ले जाया गया, क्योंकि सत्ता हमेशा जनता से दूर होती है और साहित्यकार जो जनता के जितना नज़दीक होता है वही जनभाषा है, वही आगे चल कर के परिवर्तन करती है। विद्वान ये सोचते हैं कि हम दुनिया चलाते हैं, कवियों की ये सोच है कि उन्होंने दोहे पढ़ाते हैं कि जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन ये संभव नहीं है। ये एक कल्पना जगत में रहना है और अपने आकाओं को खुश करने के लिए सारी बातें, इसका कोई व्यवहारिक तात्पर्य नहीं है। उनका व्यवहारिक तात्पर्य नहीं होने की वजह से हमारा विकास रुक गया। जो भी आया हमें गुलाम बनाता गया, हम पर हुकूमत करता गया और हम दबते गए या सकाए या हूण आए। लेकिन यहाँ जो सबसे पहले जो आर्यन आए, जिनका टाइम पीरियड है कि 1700 BC से 3000 BC के बीच में जो आर्यन आए हैं और 1700 BC में वो सेटल हो गए, वो अपनी एक भाषा साथ लाए थे जिनमें वेदों में श्रुति साहित्य उस समय उपलब्ध था। मैंने भी कोशिश की कि हमें कोई लिखित प्रमाण मिले कि भाषा और लिपि कब बनी। भोजपत्रों को खोजा तो भोजपत्रों का बारे में हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज के दिन हमारे पास ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है और बहुत सी किताबें मौजूद हैं। तो बौद्धों के सूत्र मिलते हैं भोजपत्र में जो खोतान में मिले, ताड़पत्र पर भी लिखे। ताड़पत्रों में हमें जो छप भी चुके हैं और ताड़पत्रों में दूसरी शताब्दी में मिले हैं, ईसा की दूसरी शताब्दी के ताड़पत्र भी हमें मिले हैं। और जो कागज़ का आविष्कार चाइना के बाद जो व्यवस्थित चला, उससे पहले भारत ने कागज़ का आविष्कार कर लिया था। कपड़े की लुगदी से वो कागज़ बनाते थे। और 4 संस्कृत की पुस्तकें ताशकंद से 60 किलोमीटर दूर कंगियार 5वीं शताब्दी का जो है वहाँ मिला। अब हम यदि सही कहाँ हमारा विकास किस रास्ते से हम गुजरे, तो हमें इंडिका भी देखनी पड़ेगी, हमें यूनानी साहित्य को भी देखना पड़ेगा। उन साहित्य को देख करके हम भारत में आते हैं। तो आज हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त 8वीं सूची की 22 भाषाएँ मौजूद हैं। उन 22 भाषाओं में राष्ट्रीय एकता की बात करें, हम देश को एक रखने की बात करें या हम देश को ज्ञान देने की बात करें, तो सबसे पहले हम जो पुराने साहित्य उससे वंचित जो हम रह गए, वो इसलिए रह गए कि ऋषियों ने जो भी ऋचाएँ लिखी है वो सब देवताओं को या अपने शासकों को खुश करने के लिए लिखी है, उन्होंने जनता को नहीं लिखी। फिर भी बहुत सी वंशावलियों का बात, बहुत सी चीज़ों का उन्होंने ज्ञान दिया। आदमी को आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ तो चाहिए, जिसके लिए भारतीय साहित्य में, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है कि नाप तोल के लिए क्या हो, समय कैसे निर्धारित किया जाए। इन चीज़ों के लिए जो है वो मिलता है हमें। और आज भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन टाइम जो है, समय एक जोन जो है वो 24 घंटे में डिवाइड है, उसको दशमलव प्रणाली में नहीं कर सके। इन्होंने माप को कर दिया
वजन को उन्होंने दशमलव प्रणाली में कर दिया। और भारत में ये जो साहित्य रहा, यदि भारत में भाषा को कलिष्ठ नहीं बनाया जाता और व्याकरण से बहुत ज़्यादा यदि उसको जटिल नहीं किया जाता, तो आज शायद हमारा साहित्य, हमारा जो पुराना ज्ञान है, वो हम ही नहीं पढ़ते, हमारी पीढ़ियाँ ही नहीं पढ़ती, वो दुनिया भी पढ़ती। कि जैसे समय तय किया, समय के अंदर दशमलव प्रणाली नहीं लगी अभी तक। और समय भारतीयों ने जो निर्धारित किया, वो श्वास लेने की प्रक्रिया से शुरू किया कि एक श्वास लेने में वो कितनी गिनती कर सकता है। तो वो उसने समय निर्धारित किया। और हमारा जो सम्मत है, विक्रम सम्मत जो है, ये ईसाई सम्मत से 57 साल पुराना है। और विक्रम सम्मत का जो समय उन्होंने काउंट किया, हाँ, हालांकि ये एक बड़ा विवादित विषय है कि विक्रमादित्य हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमें साहित्य में 5 विक्रमादित्य मिलते हैं। और विक्रम का मतलब प्रारंभ, ताकतवर भी होता है। पहले इसको मालवा सम्मत कहते थे कि मालवा के अंदर जो जीते हैं उससे ये सारा शुरू हुआ। लेकिन आज भी वो कायम है, आज भी उसका पंचांग 1000-2000 साल का वो बनाते हैं, उनका महत्व है। आज मैं भी पढ़ना चाहता हूँ एक विद्यार्थी के नाते, आप भी शायद सीखना चाहेंगे कि समय जो निर्धारित किया और जो हमारे ऋषि थे, बृहस्पति संहिता जो है या शुक्र जो नीति है, वो यदि हम पढ़ना चाहें तो हमें नहीं मिलती। क्योंकि भारत में 2 भाषाओं ने सबसे ज़्यादा भारत की जनता का नुकसान किया, एक संस्कृत ने और एक अरबी ने। ये जब बचपन से मेरे सामने एक समस्या आई कि बचपन के अंदर मैं देखता था कि पंडित जो है वो शादी विवाह में सारे काम संस्कृत में कराता था, मौलवी मस्जिद में जितने भी बांग देता है वो अरबी में देता है। तो मैंने कहा जब जनता इसको नहीं समझती तो क्या उचित है। 47 तक जो अंग्रेजों ने हुकूमत की, जब वो चले गए उसके बाद में वो तो चले गए, लेकिन जो अंग्रेजी जानने वाले वो शासन में हैं और अंग्रेजी नहीं जानने वाले वो जनता में शामिल है। जो जनता में शामिल है, जबकि जनता वो ये नहीं जानते कि साहित्यकार की मैं इसलिए नहीं उसको बहुत बड़ा विद्वान मानता कि साहित्यकार अपनी रचना करे और उस रचना का अर्थ जब हम निकालें तो उसमें हमें बहुत तकलीफ़ हो। 1976 में सबसे पहली बार जयपुर के अलवर केंद्रीय कारागार में मैंने हरीश बाधानी की एक कविता सुनी, रोटी नाम सत्य है। और वो गाँव में गाते फिरते थे, फरार थे कि रोटी नाम सत्य है, सत्य बोले अंगत है। तो साहित्यकार बंधु से भी हमारा अनुरोध है कि जनता जब हमें अख्तियार करती है, उनकी जो बातें हैं उनको यदि स्वीकार नहीं करती है, तो जनता किसी भी राजसत्ता से आगे बढ़ कर के होती है। और जनता की भाषाओं को हमें, जनता की बोलियों को हमें स्वीकार करते हैं, उससे ही स्वीकार करके ही हम देश को आगे बढ़ सकते हैं, वो नई चीज़ें स्थापित कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पे आज ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में वो कहते हैं कि हमारे पास सब ज्ञान है, लेकिन 2015 तक, आज 2020 हो गए, उसमें ब्लैक मनी नहीं था, उसमें ब्लैक मार्केट नहीं था। लेकिन जनता जानती थी ब्लैक मनी क्या है, ब्लैक मार्केट क्या है। अब नया शब्द बन गया कोरोना। कोरोना क्या है वो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, लेकिन नया शब्द ईजाद है तो जनता शब्द ईजाद करती है, शासक नहीं करते। शासक जनता से जो भाषा अलगाव पैदा करती है, वो अलगाव ही टकराव पैदा करती है और टकराव से वो व्यवस्थाएं ध्वस्त होती है। जिस हम एक पॉइंट पे खड़े हैं, उस पॉइंट के बाद के अंदर जो आने वाला समय है वो हमारे लिए और भी जटिल है। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको कहा कि भविष्य हमारी आंखों के सामने है और हमारे आंखों के सामने
हमें अंधेरा है। अंधेरा इसलिए है कि भविष्य हमें दिख नहीं रहा है। जिन्होंने कोरोना को लागू किया, जिसमें लॉकडाउन लागू किया, उनको ये पता नहीं कब समाप्त होगा। उनको ये भी पता नहीं है, अभी खुलासा नहीं कर रहे। कुछ नहीं है, पहले के चारण और बाट और आज के अखबारों में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। वो हमें ये नहीं बता सकते कि कोरोना 19 का जो बैक्टीरिया वो मानव निर्मित है या प्रकृति की देन है, वो हमें नहीं बता सकते। क्योंकि आज जिसको हम जीवाणु युद्ध में कहते हैं, वो जीवाणु युद्ध जारी है। एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के मार्केट पर कब्जा, ये सब जारी है। और इस जारी होने का परिणाम ये है कि आज भाषा के ऊपर आदमी का कब्जा नहीं होकर के तकनीकी का कब्जा हो गया है। आज नेट, गूगल, इंसाइक्लोपीडिया, ये सारी चीज़ें आप एक बटन दबाने के साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज यदि हम भारत के सदर का भाषण विदेशों में सुनते हैं तो वो जिस देश में जाता है उसकी भाषा में भाषण देता है। भाषण वो नहीं देता, उसी की आवाज़ में आज की तकनीकी देती है। हम नई तकनीकी को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें नई पीढ़ी के सामने यदि सारी बात खोल करके रख देंगे तो नई पीढ़ी इस विद्वता को, नई पीढ़ी इस प्रशासन को, नई पीढ़ी इस ब्यूरोक्रेसी को खा जाएगी। आज जानवरों की तरह से इंसान, जो हिंदुस्तान का निर्माण करने वाली मजदूर कम्युनिटी है, वो सड़कों पे मर रही है। उनकी संख्या कम कर दी गई। आदमी को रोटी चाहिए, उसको रोटी नहीं मिलेगी। भाषा का संबंध और रोटी का संबंध है। जिस दिन से आदमी सांकेतिक भाषा से शुरुआत की, सबसे पहले जब उसकी ज़बान नहीं खुलती थी, वो संकेतों में भाषा देता था, तो वो मुंह की तरफ यूँ करता था तो उसका मतलब अर्थ समझ जाते थे, चाहे दुनिया के किसी भाषा के लोग हो, कि ये भूखा बंदा है। तो भाषा को रोटी से हमने नहीं जोड़ा, भाषा को हमने जनता से नहीं जोड़ा। और हम जो भी हमारे ज्ञानवान और भाषा के विद्वान हैं, उन्होंने उसका पैसा हासिल कर लिया, उसका उन्होंने कमाई का जरिया समझा। उन्होंने सरकार से अपनी तनख्वाहों के रूप में खूब पैसा ले लिया और वो जनता उससे आगे निकल गई और निकलेगी। आज यदि कोई हम देखते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में, जिनके कभी सूर्य दुनिया में अस्त नहीं होता था, आज इंग्लैंड कितना बचा है, राजस्थान से बहुत छोटा बचा है। तो हम ऐसी जगह, ऐसे एक बदलाव के पॉइंट के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं, जिस बदलाव के बाद हम वापस नहीं लौट सकते। और हम आगे आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए रोज़गार सर्जन नहीं कर सकते। हमें ये नहीं पढ़ाया जाएगा। हमें शैक्षणिक व्यवस्था कुछ नहीं होती। शैक्षणिक व्यवस्था सिर्फ देश को एक व्यवस्था जैसी बनी हुई है, उसका जी हुजूरी के अलावा उसमें कुछ नहीं है। कोई कहे कि मेरे घर में एसी लगी हुई है और मैं आराम से सोफे पे बैठ के लिखता हूँ। सोफे पे बैठ के लिखने से उसका नहीं, वो जनता के बीच में उसका मैसेज नहीं जानता। जब भारत की जनसंख्या अरब से भी ज़्यादा है, 1.25 अरब से ज़्यादा है, तो बहुमत जनता क्या समझती है, वो भाषा दुनिया की सबसे बेहतर है। जहाँ लिपि का सवाल है, हम लिपि बना सकते थे। आज 22 भाषाओं में से 14 भाषाएं ऐसी हैं जो हिंदी समझती। हिंदी की मिलीजुली रूप है, और हिंदी के जो मिलीजुली रूप है, उन हिंदी के या दूसरी भाषाओं में जो अच्छी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे को ट्रांसलेशन हमें कर देनी चाहिए। हमें हर ज़िले के ऊपर यदि एकता चाहते थे तो हमें हर ज़िले में भारत की 22 मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, उनकी एजुकेशन में अलग से स्कूल्स होनी चाहिए थी, उसमें उनको पढ़ना चाहिए था। भारत में वर्गीय विश्लेषण हम यदि करें तो वर्ग नहीं है। भारत में जातियां हैं, और जातियों में भी कई तरह के लोग हैं। ये सही है बात कि भारत में अब भी ज्ञान के संबंध में ब्राह्मण सबसे अग्रणी है,
और भारत के ब्राह्मणों में दुनिया में सबसे बड़ी विशेषता है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए कि जितनी सहिष्णुता ब्राह्मणों में है उतनी दूसरी जातियों में नहीं है। ये वास्तविकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ब्राह्मणों में जितना अवसरवादिता है वो दूसरों में नहीं है, अन्यथा वो जिंदी नहीं रहती, अन्यथा उनकी सर्वोच्चता कायम नहीं रहती। उन्होंने अपने आप को बचाने के तरीके सीख रखे हैं, उन्होंने समझना चाहिए। इसीलिए 1886 में मार्क्स ने जो आर्टिकल लिखी उसमें भी उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें ब्राह्मण जैसी चतुर और चालाक, जाट अहीर जैसी मेहनती कौम हो, वो देश लंबे समय तक गुलाम नहीं रह सकता। ये लिखना पड़ा। और मैं सोचता हूँ कि चाहे हम जनवादी नाम अपना लें, चाहे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो हमारे प्राचीन साहित्य का अध्ययन नहीं करते। वो इस बात को नहीं जानते कि मार्क्स ने जो कुछ लिखा उसको सबसे पहले यदि किसी ने छापा है तो वो अमेरिका ने छापा है। उसके आर्टिकल सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हैं। अमेरिका बड़ा अजीब तरह का देश है। मेरे गुरु हरकृष्ण सुरजीत ने मेरे को कहा, अमेरिका क्या कहता है उसकी परवाह मत करो, अमेरिका क्या करता है वैसा करिए। नासा का एक साइंटिस्ट मेरा दोस्त आता है, उसने दास कैपिटल पे इंडियन वॉल्यूम लिखा, मेरे को वो किताब प्रेजेंट करने के लिए। मैंने कहा तुम नासा में हो और तुम दास कैपिटल पे किताब लिख रहे हो। उसने कहा आप अमेरिका को समझे नहीं। अमेरिका कह रहा है कुछ भी करिए, मेरे से छुपा के मत करिए। मैंने पहली किताब तो उनको दी है, फिर मैं आपको भेंट करने के लिए आया हूँ। वो ये है डेमोक्रेसी। भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में मानव पूंजी के नीचे दबा हुआ है। इसके लिए साहित्य रचना के लिए भारत को फिर प्रेमचंद की जरूरत है, फिर राहुल की जरूरत है, राहुल संकीर्तन की जरूरत, उन लोगों की जरूरत है जो केवल मनोगतवाद के लिए साहित्य की रचना करते हैं। जो आज देवनागरी भारत के अंदर सबसे बड़ी बोली है, हम उसकी लिपि मराठा से लेके महाराष्ट्र से लेके यदि कश्मीर तक देखें, बिहार तक देखें, तो हिंदुस्तान की 3/4 पॉपुलेशंस जो है उसको समझती है उस लिपि को। हमने झगड़े कराए, अंग्रेजी वालों ने झगड़े कराए, झगड़े से नहीं बनता, आपसी में भाईचारे से हमें एक लिपि बनानी पड़ेगी और उस लिपि के अंदर अच्छा साहित्य है, उन साहित्य को शामिल करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण को लोग पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता। तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ते हैं। तुलसीदास ने कोई नई बात नहीं की, वाल्मीकि रामायण से बहुत सी चीज़ें ली, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन करके उसने रामचरितमानस को लिखा। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि तुलसीदास को ब्राह्मण सभा ने निष्कासित कर दिया, जाति से बहिष्कृत कर दिया। और रैदास रैगर जो है उसने अपने आश्रम पर रखा और रैदास के आश्रम पर रहकर तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी। मेरा आपसे अनुरोध है कि विनय पत्रिका भी पढ़े तो हमें बहुत बात समझ में आएगी। इसलिए यदि आप कहते हैं कि ये चीज़ गूढ़ है तो इसका मतलब ये मानने के लिए कि आप ही उसके जीविकोपार्जन का जरिया है और कुछ नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि भाषा को गंगा की प्रवाह की तरह खुला बहने दीजिए और जितना आप खुला भाषा बहेगी उस हिसाब से भाषा उतनी ही ज़्यादा विकसित होगी, हमारी एकता बढ़ेगी और हर जगह उत्तरी भारत में दक्षिणी भाषाओं की स्कूल हो, दक्षिणी भारत में उत्तरी भाषाओं की स्कूल हो तो हम एकजुट हों। अब आने वाले समय में हम चाहें या नहीं चाहें तकनीकी हमें एकजुट कर देगी, तकनीकी हमें एक भाषा बना देगी। भारत की फिल्मों ने इसका बहुत बड़ा सहयोग किया है, एक भाषा बनाने को, गाने के ज़रिए को बहुत कुछ
किया है। इसलिए मेरा आप सभी दोस्तों से पुनः एक विद्यार्थी होने के नाते और इस जनमंच में ज़्यादातर जो विद्वान शामिल हैं उन विद्वानों से मेरा अनुरोध यही है कि आप सत्ता को खुश करने के लिए और मन ही मन में गुदगुदाने के लिए नहीं लिखें, जनता की पीड़ा को व्यक्त करें, उसका समाधान दें। समय बदल चुका है, कोरोना से पहले का समय कोरोना के बाद नहीं रहेगा। आप सभी लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन शेयर कर दे भी बस।